नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों के। गुरुवार को देश भर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ। बात यूपी की करें तो इस बार यूपी में चुनाव आयोग के मुताबिक 62.3% मतदान हुआ। 2014 की तुलना में इस बार वोटिंग में इजाफा हुआ है। 2014 के आंकड़े देखें तो उस साल दूसरे चरण में करीब 61.87% मतदान हुआ था। चुनाव आयोग द्वारा लगाया गया बैन खत्म होने के बाद सीएम योगी आज से एक बार फिर चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। सीएम योगी आज संभल, फिरोजाबाद और इटावा का दौरा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। सीएम योगी मिश्रिक में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात कर रहे हैं, जो कि आज देखिए उन पे 72 घंटों का बैन लगा था, जो कि आज 6 बजे के बाद से वो खत्म हो जाता है और अब वो प्रचार प्रसार करेंगे। तीसरे चरण के जो तमाम प्रत्याशी हैं संभल, इटावा, फिरोजाबाद में आज उनकी चुनावी जनसभा है जिसे वो संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी पर लगा बैन अब खत्म हो गया है, लेकिन बैन के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने मंदिर मंदिर जाकर वो संदेश दे दिया जो वो देना चाहते थे। इस राजनीति के गणित को भी समझिए। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ की जुबान पर 72 घंटे के लिए ताला लगा दिया। बोलने पर संकट आया तो सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमान के दर पर पहुंच गए और जिस संदेश को देने पर आयोग ने लगाम लगाई वो संदेश बिना बोले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। लखनऊ के हनुमान मंदिर से शुरू हुआ सिलसिला अयोध्या के हनुमानगढ़ी और फिर वाराणसी के संकट मोचन मंदिर तक जा पहुंचा। वो हर संदेश दिया जिस संदेश पर आयोग ने रोक लगाने की कोशिश की। आयोग ने भी नहीं सोचा होगा कि बैन के बाद भी योगी आदित्यनाथ महफिल लूट ले जाएंगे। अयोध्या में जब योगी हनुमान और रामलला के सरजमी पर थे तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि सरकार की गाड़ी दलितों की बस्ती में पहुंच जाएगी, लेकिन जब साक्षात सरकार दलितों के द्वार पर पहुंचे और घर में जो भी रूखा सूखा था उसे ग्रहण किया तो दलितों की खुशियों का ठिकाना न था। थोड़ी सी सब्जी तरोई की और एक रोटी खाएं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमारे घर आए, उनका आरती करें, उनको माला पहनाएं, उनको फिर बैठाएं, उसके बाद पानी पिलाएं। वैसे संदेश तो यही दे रहे थे जो रैली के जरिए देना चाहते थे, लेकिन तरीका अलग था। अयोध्या नगरी से निकले तो देवी पाटन पहुंच गए, वहां शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की और फिर अपने अगले पड़ाव काशी पहुंच गए, जहां संकट मोचन मंदिर में पूजा पाठ किया। हिंदुत्व के बाद यादों को साधने के लिए गढ़वा आश्रम में दस्तक दी और पूर्व मेयर के घर भी पहुंचे। पूर्वांचल की राजनीति में गढ़वा आश्रम के खास मायने हैं। यहाँ कभी मोदी भी पधार चुके हैं। अब इस यात्रा के राजनीतिक मायने तो आप समझ ही गए होंगे। अब तस्वीर क्या बनेगी ये तो चुनाव के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो काम कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर चंदौली से है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और चंदौली से प्रत्याशी महेंद्र पांडे ने इशारे में मायावती पर जोरदार हमला बोला। महेंद्रनाथ पांडे ने कहा है कि मायावती महलों में बैठी हैं और योगी जी दर्शन पूजन कर दलितों के घर भोजन कर रहे हैं। योगी जी भोजन कर रहे हैं, तुम महलों में बैठी। योगी जी कर्मठ जननेता है, प्रतिबंध लग गया। हनुमान जी का दर्शन करा तो उनका आराध्य है, वो गोरख पीठाधीश्वर है, दलित के घर भोजन गए तो तुम क्या नकल करोगे? भी भाजपा बहुत आगे है, उससे भी ज्यादा पहुंचा देगा। आज प्रियंका गांधी अमेठी और कानपुर के दौरे पर रहेंगी। कानपुर में प्रियंका गांधी वार्डर रोड शो करेंगी। रोड शो घंटाघर से शुरू होगा। कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रकाश जायसवाल के लिए वोट मांगेंगी। प्रियंका का अमेठी जाने का भी आज कार्यक्रम है। तो प्रियंका गांधी की हम बात कर रहे हैं। आज कानपुर में वो रहेंगी और उनका रोड शो का भी कार्यक्रम है और उसके बाद वो अमेठी भी जाएंगी। तीसरे चरण के लिए दरअसल वोटिंग होनी है और उसी को लेकर हम तमाम नेताओं का जिक्र करें जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। 23 तारीख को वोटिंग होनी है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि फिर 24 घंटे पहले प्रचार प्रसार रुक भी जाता है। तो कोशिश ये कि ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों से जुड़ा जा सके, पहुंचा जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बदायूं में आयोजित जनसभा में आरोप लगाया कि एसपी, बीएसपी और बीजेपी ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। हाल के दिनों में ये पहला मौका है जब राहुल ने बीजेपी के साथ साथ एसपी और बीएसपी पर हमला बोला है। इससे पहले राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी पर हमला करते रहे, लेकिन जैसे जैसे मतदान के दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के तेवर भी बदलते जा रहे हैं। राहुल का बयान इसलिए भी खास है, यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव दरअसल चुनाव लड़ रहे हैं। एसपी, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान किया है, जबरदस्त नुकसान किया है। ये प्रदेश बाकी प्रदेशों को रास्ता दिखाता है। बाकी प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर देखते थे, कहते थे उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, और इन तीन पार्टियों ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है। और अब बात करेंगे गठबंधन की मैनपुरी रैली की। तो मैनपुरी में महागठबंधन की आज चौथी रैली होगी। इस रैली में 25 साल बाद एक मंच पर मायावती और मुलायम सिंह नजर आ सकते हैं। इन दोनों के अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अजीत सिंह भी इस रैली को संबोधित करेंगे। रैली क्रिश्चियन मैदान में होगी। तो बेहद ही जब अगर हम बात करें गठबंधन की रैलियों का ऐलान हुआ था तो सबसे ज्यादा आज 19 तारीख है, इस तारीख को लेकर चर्चा हुई थी, क्योंकि देखिए मैनपुरी से प्रत्याशी है मुलायम सिंह यादव, और क्या ये माना जाए, क्योंकि उस वक्त चर्चा यही हुई थी कि 25 साल बाद एक मंच पर होंगे मुलायम। मायावती जो है मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी, और क्या मुलायम सिंह यादव मंच साझा करेंगे, तमाम तरह की जो है बातें हुई थी। तो आज का दिन इस लिहाज से देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है, हम आपको महागठबंधन की आज की सबसे हाई प्रोफाइल रैली भी कहेंगे, और उस पर मंच साथ में साझा करते हैं नहीं, और मायावती आती हैं मंच पर तो क्या कहती हैं, ये भी आपको जरूर सबसे पहले न्यूज़ 18 दिखाएगा। तो मैनपुरी में महागठबंधन की आज चौथी रैली है। क्रिश्चियन मैदान में इस रैली का आयोजन हुआ है। भव्य बनाने की पूरी कोशिश, तैयारियां पहले से ही, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि गेस्ट हाउस कांड के बाद जिस तरीके से एसपी बीएसपी अलग हुए थे और लगा था कि अब दो किनारे हैं और ये संभव ही नहीं कि मिल पाए, लेकिन अभी अगर हम आज की बात करें, देखिए महागठबंधन भी होता है और रैलियां भी साझा हो रही, लेकिन मुलायम सिंह यादव क्या मायावती के साथ आज मंच साझा करेंगे, और मायावती क्योंकि उनके लिए वोट मांगेंगी तो क्या कुछ कहेंगी, बहुत दिलचस्प। शिवपाल यादव ने इशारों ही इशारों में अखिलेश और रामगोपाल पर तंज कसते हुए कहा है कि सारे भाई तो एक है, लेकिन पार्टी में ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, जिस वजह से दिक्कत हुई है। भाई भाई साथ हैं, के साथ नहीं, और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना हैं, और ज्यादा बुद्धि मानते हैं अपने में, ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। बीजेपी नेता और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने समुदाय विशेष के लिए विवादित टिप्पणी की। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने सपा में खुलेआम धमकी देने के अंदाज में कहा कि सभा में जो है उन्होंने धमकी दी, और उन्होंने कहा कि चीन से मशीन मंगवाकर 10-12 हजार की सेविंग कराई जाएगी। उन्होंने मंच से कहा कि 1000 साल का बदला लेने के लिए मोदी की जरूरत है। जिस समय रंजीत बहादुर श्रीवास्तव मंच से बयान दे रहे थे, उस समय बीजेपी नेता विनय कटियार समेत जिले के विधायक और तमाम नेता मंच पर ही मौजूद थे। की गई है वो 1000 साल का इतिहास हमको याद है, हमारे समाज को अच्छी तरह से याद है, और विडंबना ये है कि सब कुछ सहने के बाद आज हम लोग उनसे फिर भी कोई मतभेद नहीं रखना चाहते हैं। क्या देते हैं आपको, पाकिस्तान का बंटवारा देके आपको सरजमीन दे दी, लेकिन उसके बाद कम आबादी रहते हुए अपनी आबादी बढ़ा करके फिर आज इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में वोट के माध्यम से तुम फिर हमारी सत्ता हथियाना चाहते हो। ये क्या संभव हो पाएगा? नहीं संभव होगा। मोदी जी ने 5 साल के अंदर इनका मनोबल तोड़ने का काम किया है। अभी मोदी की इसलिए जरूरत है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार रात पीजीआई पहुंचे और राज्यपाल राम नाईक के स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टरों ने बताया कि राज्यपाल राम नाईक के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और वो पीजीआई से जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की चौथी तिमाही में शानदार नतीजे आए हैं। 2019 की चौथी तिमाही में आरआईएल का मुनाफा 10,362 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की आय बढ़ने में जियो डिजिटल, रिटेल, मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही है। हालांकि ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल ने भी कंपनी को निराश नहीं किया। रिटेल और टेलीकॉम से कंपनी को रेवेन्यू का खासा फायदा मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आय 1.2 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब की बार बढ़कर 1.38 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वहीं रिलायंस जियो की आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 2019 की चौथी तिमाही में रिलायंस जियो का मुनाफा 1.1% बढ़कर 840 करोड़ रुपए रहा है, जबकि तीसरी तिमाही में 830 करोड़ रुपए था। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश शाकिब को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बदमाश का एक अन्य साथी मौके से भागने में कामयाब रहा है। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक बाइक, एक तमंचा, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस सहित 50,000 रुपए की नकदी बरामद किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश की गोली लगने से पुलिस का एक सिपाही भी घायल हो गया। फिलहाल दोनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। शामली के थाना भवन क्षेत्र का ये मामला है। एक तमंचा मिला है, उसके बाद 4 कारतूस, खोखा कारतूस और 6 जिंदा कारतूस यहाँ मौके से बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक बैग मिला है जिसके अंदर 50,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। साथ ही साथ एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। बदमाशों के कब्जे से एक बाइक भी बरामद हुई है जो दिल्ली के रजिस्ट्रेशन का, उस पर नंबर प्लेट लिखा हुआ है। मेरठ में एक परिवार ने पड़ोसी की गुंडई से तंग आकर जहर खा लिया, जिसमें परिवार की एक महिला की मौत हो गई। घर के मुखिया और उसकी बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र का है। दोनों परिवारों में पुराना विवाद था, जिसको लेकर अक्सर झगड़े होते थे। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज की है और 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। आगरा में महिला की मौत के बाद जब पुलिस पहुंची तो भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। मामला थाना अछनेरा क्षेत्र के कचौरा गांव का है। बताया जा रहा है कि महिला के घरवाले ससुराल पक्ष पर कार्रवाई चाहते थे और इसी वजह से पुलिस को लेकर पहुंचे थे। बाद में पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शाहजहांपुर में दबंगों ने एक पक्ष के घर में घुसकर न केवल फायरिंग की बल्कि लाठी डंडों से जानलेवा हमला भी कर दिया। इस हमले में एक युवक को गोली लगी, वहीं 3 अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब आपको आग की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली खबर आगरा से है। आगरा में चलती गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में बैठे लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। मामला थाना पिंडौरा क्षेत्र का है। दूसरी खबर वाराणसी की है। यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से सर्किट हाउस के परिसर में आग लग गई। चलिए, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।